जन्मदिन का जश्न। अगली सुबह जब राजकुमारी ओज़मा जगी तो उसका स्वागत एक साफ, सुंदर दिन, हल्की हवा और धूप भरे आसमान ने किया। यह उसके जन्म की सालगिरह थी। अभी सुबह ही थी कि पूरा शहर चहल पहल से भर गया था और रोज की धरती के सभी हिस्सों से लोग अपनी बेटी रूलर के जन्मदिन के सम्मान में उत्सव मनाने के लिए आए थे। विदेशी देशों से आए प्रसिद्ध पर्यटक, जिन्हें जादुई बैट के माध्यम से एमरल्ड सिटी ले जाया गया था, ओजाइट्स के लिए उतना ही शो थे जितना कि उनके अपने परिचित सेलिब्रिटी थे, और शाही महल से रत्नजड़ित द्वारों की ओर जाने वाली सड़कें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से भरी हुई थीं, जो जुलूस को देखने के लिए हरे भरे खेतों की ओर जा रहे थे, जहां समारोह होने वाले थे। और यह कितना शानदार जुलूस था। सबसे पहले हजारों युवतियां आईं, जो देश की सबसे सुंदर थीं, सफेद मलमल के कपड़े पहने, हरी पट्टियां और बालों में रिबन लगाए, लाल गुलाब की बड़ी टोकरियां लिए। चलते चलते उन्होंने इन फूलों को संगमरमर के फर्श पर बिखेर दिया, ताकि जुलूस के चलने के लिए रास्ता गुलाबों से भरा हुआ हो। इसके बाद ओज के 4 राज्यों के शासक आए, विंकीज के सम्राट, मंचकिन्स के सम्राट, क्वाडलिंग्स के राजा और गिलिकिन के संप्रभु, जिनमें से प्रत्येक ने अपने गले में पन्ने की एक लंबी चेन पहन रखी थी, ये दिखाने के लिए कि वे एमरल्ड सिटी के शासक के जागीरदार थे। इसके बाद एमरल्ड सिटी कॉर्नेट बैंड ने मार्च किया, जो हरे और सुनहरे रंग की वर्दी पहने हुए था और ओज़मा टू सटेप बजा रहा था। रॉयल आर्मी ऑफ ओज ने उसका अनुसरण किया, जिसमें कैप्टन जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट तक 27 अधिकारी शामिल थे। ओज़मा की सेना में कोई भी निजी सैनिक नहीं था, क्योंकि सैनिकों की जरूरत लड़ाई लड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ महत्वपूर्ण दिखने के लिए थी, और एक अधिकारी हमेशा एक निजी सैनिक से ज्यादा प्रभावशाली दिखता है। जब लोग जयकारे लगा रहे थे और अपनी टोपियां और रुमाल लहरा रहे थे, तब वहां शाही राजकुमारी ओज़मा टहलती हुई आई, जो इतनी सुंदर और प्यारी लग रही थी कि मानो वह किसी और की तरह हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके लोग उससे इतना प्यार करते हैं। उसने तय किया था कि वह उस दिन अपने रथ में सवार नहीं होगी, क्योंकि वह अपने पसंदीदा विषयों और अपने मेहमानों के साथ जुलूस में चलना पसंद करती थी। उसके ठीक सामने बूढ़ी डायना का जीवित नीला भालू गलीचा चल रहा था, जो अपने 4 पैरों पर अनाड़ी ढंग से डगमगा रहा था, क्योंकि उन्हें सहारा देने के लिए केवल त्वचा के अलावा कुछ नहीं था। एक छोर पर एक भरवा सिर और दूसरे पर एक छोटी पूंछ थी। लेकिन जब भी ओज़मा अपने चलने में रुकती तो भालू गलीचा जमीन पर सपाट होकर गिर जाता और राजकुमारी उस पर खड़ी हो जाती जब तक कि वह अपनी गति फिर से शुरू नहीं कर देती। राजकुमारी के पीछे 2 विशालकाय जानवर, काया सिंह और भूखा बाघ, चल रहे थे, और यदि सेना वहां नहीं भी होती तो भी ये दोनों अपनी मालकिन को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते। इसके बाद आमंत्रित अतिथियों ने मार्च किया, जिनका सड़क पर रोज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया, और इसलिए उन्हें लगभग हर कदम पर दाएं और बाएं झुकना पड़ा। सबसे पहले सांता क्लॉस थे, जो मोटे थे और चलने के आदी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अद्भुत 100 हॉर्स की सवारी की। इस खुशमिजाज बूढ़े सज्जन के पास छोटे छोटे खिलौनों की एक टोकरी थी, और वे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बच्चों को एक एक करके खिलौने फेंकते गए। उनके राइल और नुक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उसके बाद आइक्स की रानी जिक्सी, फिर जॉन डो और चेरब, जिनके बीच पैरा ब्रुइन नामक रबर भालू अपनी पिछली टांगों पर चल रहा था, फिर मेरीलैंड की रानी अपने लकड़ी के सैनिकों के साथ, फिर नोलैंड के राजा बड और उसकी बहन राजकुमारी फ्लाफ, फिर ईव की रानी और उसके 10 शाही बच्चे, फिर ब्राडेड मैन और कैंडी मैन साथ साथ, फिर फॉक्सविले के राजा डॉक्स और डिनकिटन के राजा के ब्रे, जो इस समय तक अच्छे दोस्त बन चुके थे, और अंत में जॉनी डुइट, अपने चमड़े के एप्रन में, अपनी लंबी पाइप से धूम्रपान करते हुए। इन अद्भुत व्यक्तियों का लोगों ने उतना ही उत्साहपूर्वक स्वागत किया जितना कि जुलूस में उनके पीछे चलने वालों का। डोरोथी सभी की पसंदीदा थी, और वह बिजुका के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रही थी, जिसे सभी प्यार करते थे। फिर पॉलीक्रोम और बटन ब्राइट आए, और लोगों ने रेनबो की सुंदर बेटी और सुंदर नीली आंखों वाले लड़के को देखते ही प्यार कर लिया। अपने झबरा नए सूट में झबरा आदमी ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि वह एक नयापन था। नियमित कदमों से चलते हुए मशीन मैन टिकटॉक, और जब उसका जादूगर जुलूस में पीछे पीछे आया तो और भी जयकारे लगे।
वोगल बग और जैक पंपकिनहेड उसके बाद थे, और उनके पीछे ग्लिंडा जादूगरनी और उत्तर की अच्छी चुड़ैल। अंत में बिलिना अपने मुर्गियों के झुंड के साथ आई, जिन्हें वो उत्सुकता से चहचहा रही थी ताकि वे उन्हें एक साथ रखें और उन्हें जल्दी से आगे ले जाएं ताकि वे जुलूस में देरी न करें। इसके बाद एक और बैंड आया, इस बार विंकीज के सम्राट का टिन बैंड, जो एक सुंदर मार्च बजा रहा था जिसका नाम था टिन जैसी कोई प्लेट नहीं है। फिर शाही महल के सेवक एक लंबी कतार में आए और उनके पीछे सभी लोग जुलूस में शामिल हो गए और पन्ना के द्वार से होते हुए चौड़े हरे मैदान में चले गए। यहाँ एक भव्य मंडप बनाया गया था जिसमें इतना बड़ा मंच था कि शाही दल और जुलूस में भाग लेने वाले सभी लोग बैठ सकते थे। हरे रेशम और सोने के कपड़े से बने मंडप के ऊपर हवा में अनगिनत झंडे लहरा रहे थे। इसके ठीक सामने और रनवे से जुड़ा एक चौड़ा मंच बनाया गया था ताकि सभी दर्शक अपने लिए उपलब्ध मनोरंजन को साफ साफ देख सकें। जादूगर अब समारोह का संचालक बन गया क्योंकि ओज़मा ने प्रदर्शन का संचालन उसके हाथों में सौंप दिया था। जब सभी लोग मंच के चारों ओर एकत्र हो गए और शाही पार्टी और आगंतुक ग्रैंड स्टैंड में बैठ गए, तो जादूगर ने कुशलता से कांच की गेंदों और जलती हुई मोमबत्तियों के साथ करतब दिखाने का प्रदर्शन किया। उसने उनमें से एक दर्जन को हवा में उछाला और नीचे आते ही उन्हें एक एक करके पकड़ लिया, बिना किसी चूके। फिर उसने बिजूका का परिचय कराया, जिसने तलवार निगलने का एक ऐसा अभिनय किया जिसने बहुत रुचि जगाई। इसके बाद टिन वुडमैन ने कुल्हाड़ी घुमाने का एक प्रदर्शन किया, जिसे उसने अपने चारों ओर इतनी तेजी से घुमाया कि आंखें मुश्किल से चमकती हुई ब्लेड की गति का अनुसरण कर पा रही थीं। फिर जादूगरनी ग्लिंडा ने मंच पर कदम रखा और अपने जादू से जगह के बीच में एक बड़ा पेड़ उगाया। पेड़ पर फूल खिले और फूलों को स्वादिष्ट फल बना दिया जिसे टेमोरनास कहा जाता है, और इस प्रकार उत्पादित फलों की मात्रा इतनी अधिक थी कि जब नौकर ऊपर चढ़े, जब उन्होंने पेड़ से एक सिक्का लिया और उसे नीचे भीड़ की ओर फेंका, तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सिक्का मौजूद था। रबर भालू पैरा ब्रुइन बड़े पेड़ की एक शाखा पर चढ़ गया, खुद को एक गेंद की तरह लपेट लिया और मंच पर गिर गया, जहां से वह फिर से शाखा पर चढ़ गया। उसने यह उछलने का काम कई बार दोहराया, जिससे वहां मौजूद सभी बच्चे बहुत खुश हुए। जब उसने अपना काम पूरा किया और झुककर अपनी सीट पर वापस आया, तो ग्लिंडा ने अपनी छड़ी लहराई और पेड़ गायब हो गया, लेकिन उसके फल अभी भी खाने के लिए बचे हुए थे। उत्तर की अच्छी चुड़ैल ने 10 पत्थरों को 10 पक्षियों में, 10 पक्षियों को 10 मेमनों में तथा 10 मेमनों को 10 छोटी लड़कियों में परिवर्तित करके लोगों का मनोरंजन किया, जिन्होंने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया और फिर से 10 पत्थरों में परिवर्तित हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे वे प्रारंभ में थीं। इसके बाद जॉनी डुइट अपने औजारों के साथ मंच पर आया और कुछ ही मिनटों में उसने एक शानदार उड़ने वाली मशीन बना ली। फिर उसने अपनी छाती मशीन में डाल दी और पूरी चीज़ एक साथ उड़ गई, जॉनी और सभी। इसके बाद उसने वहां उपस्थित लोगों को अलविदा कहा और राजकुमारी को उसके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। जादूगर ने फिर सभी के अंतिम कार्य की घोषणा की, जिसे वास्तव में अद्भुत माना गया। उसने गुब्बारे जितने बड़े साबुन के बुलबुली उड़ाने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया था, और यह मशीन मंच के नीचे छिपी हुई थी ताकि बुलबुले बनाने के लिए केवल मिट्टी के बड़े पाइप का किनारा फर्श के ऊपर दिखाई दे। साबुन के झाग का टैंक और बुलबुले को फुलाने के लिए हवा के पंप नीचे दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए जब बुलबुले मंच के फर्श पर बढ़ने लगे तो यह वास्तव में ओज़ के लोगों को जादू जैसा लगा, जो हमारे बच्चों द्वारा एक पैसे की मिट्टी की पाइप और साबुन और पानी के बेसिन से उड़ाए जाने वाले सामान्य साबुन के बुलबुले के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। जादूगर ने एक और चीज़ का आविष्कार किया था। आमतौर पर साबुन के बुलबुले कमज़ोर होते हैं और आसानी से फट जाते हैं, हवा में तैरते समय वे केवल कुछ ही पल टिकते हैं, लेकिन जादूगर ने अपने साबुन के झाग में एक तरह का गोंद मिलाया, जिससे उसके बुलबुले सख्त हो गए और हवा के संपर्क में आने पर गोंद तेजी से सूख गया। इसलिए जादूगर के बुलबुले इतने मजबूत हो गए कि वे बिना टूटे घंटों तक तैरते रहे। उन्होंने अपनी मशीनों और वायु पंपों के माध्यम से कई बड़े बुलबुले उड़ाए, जिन्हें उन्होंने आकाश में ऊपर की ओर तैरने दिया, जहां से वे निकले। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी और उन्हें इंद्रधनुषी रंग दे रही थी, जो बहुत ही सुंदर थे।
इससे बहुत आश्चर्य और खुशी हुई, क्योंकि यह वहां मौजूद हर किसी के लिए एक नया मनोरंजन था, शायद डोरोथी और बटन को छोड़कर ब्राइट, और यहाँ तक कि उन्होंने भी पहले कभी इतने बड़े, मजबूत बुलबुले नहीं देखे थे। इसके बाद जादूगर ने छोटे छोटे बुलबुले उड़ाए और उसके बाद उनके चारों ओर एक बड़ा बुलबुला उड़ाया ताकि वे उसके मध्य में रह जाएं। फिर उसने सुंदर गोलों के पूरे समूह को हवा में तैरने दिया और दूर आकाश में गायब हो जाने दिया। ये सचमुच बहुत बढ़िया है, सांता क्लॉस ने कहा, जिन्हें खिलौने और सुंदर चीजें बहुत पसंद थीं। मुझे लगता है, मिस्टर विजार्ड, मैं आपको मेरे चारों ओर एक बुलबुला उड़ाने के लिए कहूँगा, फिर मैं घर की ओर बह सकता हूँ और यात्रा करते समय अपने नीचे फैले देश को देख सकता हूँ। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैं आमतौर पर रात के समय जाता हूँ, अपने तेज हिरन के पीछे सवारी करते हुए। यहाँ अवलोकन करने का एक अच्छा मौका है। दिन के उजाले में देश की यात्रा कर रहा हूँ, जबकि मैं धीरे धीरे और आराम से यात्रा कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि आप बुलबुले का मार्गदर्शन कर पाएंगे? जादूगर ने पूछा। हाँ, मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त जादू जानता हूँ, सांता क्लॉस ने जवाब दिया। तुम बुलबुला फुलाओ, मुझे उसके अंदर रखो और मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँगा। कृपया मुझे भी बुलबुले में घर भेज दीजिए, मेरीलैंड की रानी ने विनती की। बहुत अच्छा, महोदया, आप पहले यात्रा का प्रयास करें, बूढ़े सांता ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। सुंदर मोम की गुड़िया ने राजकुमारी ओज़मा और अन्य लोगों को अलविदा कहा और मंच पर खड़ी रही, जबकि जादूगर ने उसके चारों ओर एक बड़ा साबुन का बुलबुला उड़ाया। जब ये पूरा हो गया तो उसने बुलबुले को धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने दिया और वहां देखा जा सकता था कि मैरीलैंड की छोटी रानी उसके बीच में खड़ी थी और अपनी उंगलियों से नीचे वालों को चुंबन उड़ा रही थी। बुलबुला दक्षिण दिशा में चला गया और जल्दी से नजरों से ओझल हो गया। ये यात्रा करने का बहुत बढ़िया तरीका है, राजकुमारी फ्लफ ने कहा। मैं भी बबल में घर जाना पसंद करूंगी। तो जादूगर ने राजकुमारी फ्लफ के चारों ओर एक बड़ा बुलबुला उड़ाया और दूसरा राजा बड, उसके भाई के चारों ओर, और तीसरा रानी जिक्सी के चारों ओर, और जल्द ही ये 3 बुलबुले आकाश में उठ गए थे और एक समूह में नोलैंड राज्य की दिशा में तैर रहे थे। इन प्रयासों की सफलता ने विदेशी देशों से आए अन्य मेहमानों को भी बुलबुला यात्रा करने के लिए प्रेरित किया, इसलिए जादूगर ने उन्हें एक एक करके अपने बुलबुले के अंदर रखा और सांता क्लॉस ने उन्हें जाने का रास्ता बताया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि हर कोई कहाँ रहता है। अंततः बटन ब्राइट ने कहा, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। क्यों, ऐसा ही करना चाहिए, सांता ने कहा, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता और माता तुम्हें फिर से देखकर खुश होंगे। मिस्टर विजार्ड, कृपया बटन ब्राइट को सवारी के लिए एक बढ़िया बुलबुला उड़ाएं और मैं उसे यथासंभव सुरक्षित अपने परिवार के पास भेजने के लिए सहमत हो जाऊंगा। मुझे खेद है, डोरोथी ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि वह अपने छोटे साथी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शायद बटन ब्राइट के लिए घर लौट जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसके माता पिता बहुत चिंतित होंगे। उसने लड़के को चूमा और ओज़मा ने भी उसे चूमा और बाकी सभी ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और उसके सुखद यात्रा की कामना की। क्या तुम हमें छोड़कर खुश हो, प्रिय? डोरोथी ने थोड़ा उदास होकर पूछा। पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। वह मंच पर पैर मोड़कर बैठ गया, उसकी नाविक टोपी सिर पर टिकी थी और जादूगर ने उसके चारों ओर एक सुंदर बुलबुला उड़ाया। 1 मिनट बाद वह आकाश में उड़ गया, पश्चिम की ओर बढ़ गया और जब उन्होंने बटन ब्राइट को अंतिम बार देखा तो वह अभी भी चमकते हुए ग्लोब के बीच में बैठा था और नीचे खड़े लोगों की ओर अपनी नाविक टोपी लहरा रहा था। क्या तुम बुलबुले में सवारी करोगी या मैं तुम्हें और टोटो को जादुई बेल्ट के माध्यम से घर भेज दूं? राजकुमारी ने डोरोथी से पूछा। लगता है मैं बेल्ट का इस्तेमाल करूंगी, छोटी लड़की ने जवाब दिया। मुझे उन बुलबुलों से डर लगता है, टोटो ने सहमति जताते हुए कहा। धन्यवाद। उसे बुलबुले उड़ते हुए देखकर भौंकना अच्छा लगता था, लेकिन वह उनमें सवार होने की परवाह नहीं करता था। सांता क्लॉस ने आगे जाने का फैसला किया। उन्होंने ओज़मा को उसके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और उसे जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी।
फिर जादूगर ने अपने गोल मटोल छोटे शरीर के चारों ओर एक बुलबुला उड़ाया और अपने राइल और नूक्स के चारों ओर छोटे बुलबुले उड़ाए। जैसे ही बच्चों का दयालु और उदार मित्र हवा में चढ़ा, सभी लोगों ने अपनी आवाज में जयकारे लगाए, क्योंकि वे सांता क्लॉस से बहुत प्यार करते थे। और छोटे आदमी ने बुलबुले की दीवारों के माध्यम से उनकी आवाज सुनी और बदले में अपने हाथ हिलाए और उन्हें देखकर मुस्कुराया। बैंड ने बहादुरी से बजाया, जबकि हर कोई बुलबुला देखता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से नजरों से ओझल नहीं हो गया। तुम्हारा क्या ख्याल है, पोली? डोरोथी ने अपनी सहेली से पूछा। क्या तुम्हें भी बुलबुलों से डर लगता है? नहीं, पॉलीक्रोम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन सांता क्लॉस ने वादा किया था कि जब वह आकाश से गुजरेगा तो मेरे पिता से बात करेगा। इसलिए शायद मैं घर आसानी से पहुंच जाऊंगा। दरअसल छोटी सी दासी ने अभी यह भाषण दिया ही था कि अचानक एक चमक हवा में भर गई, और जब लोग आश्चर्य से देख रहे थे, एक भव्य इंद्रधनुष का अंत धीरे धीरे मंच पर आकर ठहर गया। प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाते हुए इंद्रधनुष की बेटी अपनी सीट से उछली और धनुष के वक्र के साथ नृत्य करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी, जबकि उसके जालीदार गाउन की तहें घूमती हुई बादल की तरह उसके चारों ओर तैरने लगी और इंद्रधनुष के रंगों के साथ घुल-मिल गईं। अलविदा ओज़मा, अलविदा डोरोथी, एक आवाज चिल्लाई जिसे वे पॉलीक्रोम की आवाज समझ रहे थे, लेकिन अब उस छोटी युवती का रूप पूरी तरह से इंद्रधनुष में विलीन हो चुका था और उनकी आंखें अब उसे नहीं देख सकती थीं। अचानक इंद्रधनुष का सिरा ऊपर उठा और उसके रंग धीरे धीरे धुंध की तरह हवा के झोंके में फीके पड़ गए। डोरोथी ने गहरी सांस ली और ओज़मा की ओर मुड़ी। मुझे पोली को खोने का दुख है, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह अपने पिता के साथ बेहतर है, क्योंकि उसकी भूमि भी एक बादल परी के घर की तरह नहीं हो सकती। नहीं, वास्तव में, राजकुमारी ने उत्तर दिया, लेकिन पॉलीक्रोम को कुछ समय के लिए जानना हमारे लिए सुखद रहा है, और कौन जानता है, शायद हम किसी दिन इंद्रधनुष की बेटी से फिर से मिल सकें। अब जब मनोरंजन समाप्त हो गया, तो सभी मंडप से बाहर निकल गए और फिर से एमरल्ड सिटी की ओर वापस अपने उल्लासपूर्ण जुलूस में शामिल हो गए। डोरोथी के हाल ही के यात्रा साथियों में से केवल टोटो और झबरा आदमी ही बचे थे, और ओज़मा ने बाद वाले को कम से कम कुछ समय के लिए ओज़ में रहने की अनुमति देने का फैसला किया था। अगर वो ईमानदार और सच्चा साबित हुआ तो उसने उसे हमेशा के लिए वहां रहने देने का वादा किया, और झबरा आदमी इस इनाम को पाने के लिए उत्सुक था। उन्होंने एक साथ एक अच्छा शांत डिनर किया और बिजूका, टिन वुडमैन, टिक टॉक और पीली मुर्गी के साथ एक सुखद शाम बिताए। जब डोरोथी ने उन्हें गुड नाइट कहा तो उसने एक साथ सभी को अलविदा कहा। क्योंकि ओज़मा ने सहमति जताई थी कि जब डोरोथी सो रही होगी तो उसे और टोटो को मैजिक बैट के जरिए कैंसस के फार्म हाउस में उसके अपने छोटे से बिस्तर पर ले जाया जाएगा। और छोटी लड़की हंस पड़ी जब उसने सोचा कि जब वह अगली सुबह उनके साथ नाश्ते के लिए आएगी तो अंकल हेनरी और आंटी एम कितने हैरान होंगे। इतने सुखद रोमांच से संतुष्ट और दिन भर की व्यस्तता से थोड़ी थकी हुई डोरोथी ने टोटो को अपनी बाहों में जकड़ लिया और ओज़मा के शाही महल में अपने कमरे में सुंदर सफ़ेद बिस्तर पर लेट गई। फिलहाल वह गहरी नींद में सो रही थी।